सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का बीपीएससी 67th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। टेस्ट कोड 2104। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के पहले कंप्लीट कराया जा चुका है। इस वीडियो में 60 के बाद से करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंसर याद रखिए, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मापन गिन्नी गुणांक द्वारा किया जाता है? मुद्रास्फीति का व्यय का आय वितरण का मापन गिन्नी गुणांक विधि द्वारा किया जाता है। इसका यहाँ पे विस्तार देखिए। गिन्नी सूचकांक या गिन्नी गुणांक किसी आबादी में आय के वितरण की माप है। गिन्नी सूचकांक या गिन्नी गुणांक क्या? किसी आबादी में आय के वितरण की माप है। ठीक है। जिसे इतालवी सांख्यिकीविद कोराडो गिनी द्वारा, नाम है इटालियन का है, सांख्यिकीविद है कोराडो गिनी। नाम क्या है? कोराडो गिनी द्वारा वर्ष 1912 में विकसित किया गया था। किस विधि को? गिन्नी सूचकांक, गिन्नी गुणांक विधि को। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आय के वितरण के माप के लिए। आय के वितरण के माप के लिए इसका उपयोग प्रायः आर्थिक असमानता के प्रमापी के रूप में किया जाता है। यह आर्थिक असमानता की माप करता है जो आबादी में आय वितरण अथवा कभी कभार धन वितरण की माप करता है। आगे देखिए, गुणांक 0 या 0% से 1 यानी कि 100% तक होता है, जिसमें 0 पूर्णतः समानता को व्यक्त करता है और 1 पूर्णतः असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। आय के वितरण के लिए गिन्नी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। कोराडो गिन्नी के द्वारा 1912 में यह नियम प्रतिपादित किया गया था, जिसमें 0 से लेकर के 0 से 1 संख्या के रूप में दिखाया प्रदर्शित किया जाता है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता। नकारात्मक आय या धन के कारण 1 से अधिक का स्कोर भी सैद्धांतिक रूप से संभव है। 1 से यदि नकारात्मक आय या धन का नकारात्मक वितरण होगा तो इसका जो वैल्यू है 1 से अधिक भी संभव है। एक उच्च गिन्नी सूचकांक अधिक असमानता को इंगित करता है, जहां उच्च आय वाले व्यक्तियों को जनसंख्या की कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? ग्रामीण आबादी किसकी सर्वाधिक है? भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, समस्तीपुर। समस्तीपुर की ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है, याद रखिए। और इसका विस्तार देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल ग्रामीण जनसंख्या 88.7% और शहरी जनसंख्या 11.30% है। निम्नलिखित तालिका में बिहार के 3 जिलों को दर्शाया गया है जहां ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। समस्तीपुर में 96.53%, बांका और मधुबनी। समस्तीपुर, बांका और मधुबनी में ग्रामीण जनसंख्या दिखाया गया है 96%, बांका में 96%, 96.50 और मधुबनी में 96.40%। इस प्रकार समस्तीपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए? तो यह है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। तो जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ का अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए, ये किस निकाय, किस सिस्टम का नाम है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। चलिए 64 देख लीजिए, मौजूदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? मौजूदा यानी वर्तमान में जीडीपी, वर्तमान मूल्य पर, करंट प्राइस पे
जीडीपी का आकलन को क्या कहते हैं? नॉमिनल या फिर रियल? तो ये हो गया नाम मात्र का जीडीपी, आंसर आपका ए होगा, नाम मात्र का जीडीपी। नाम मात्र यानी कि नॉमिनल जिसके आगे शब्द नॉमिनल लगा रहे, नॉमिनल जीडीपी का यानी कि वर्तमान मूल्य पर आधारित जीडीपी है। और रियल जीडीपी यानी आधार मूल्य कितना है? 2011-12 अभी आधार मूल्य है, जिसको बोलते हैं शुद्ध या वास्तविक जीडीपी। 64 हो गया। 65 देख लीजिए, इसका विस्तार आप देख लीजिए, एक बार विस्तार को दिखा देते हैं। सांकेतिक या नॉमिनल जीडीपी चालू बाजार मूल्यों पर आकलित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। जीडीपी किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, देश के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। सांकेतिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से इस अर्थ में भिन्न है, इसमें मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में हुए परिवर्तन शामिल है, जो किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की दर को दर्शाती है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी करंट मूल्य पे दिखाया जाता है और नॉमिनल जीडीपी करंट मूल्य पर और रियल जीडीपी आधार मूल्य पर। आधार मूल्य कितना है? 2011-12। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष, फिर आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्तीय सेवा विभाग का सचिव, और कौन सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर सी यानी वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसके विस्तार में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे केवल लिख रहा है दिए गए विकल्पों में वित्त आयोग अध्यक्ष वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का अध्यक्ष नहीं है। यानी कि आप क्वेश्चन और जहाँ पे ऑप्शन दिया है वहीं से कॉन्सेप्ट अपना बनाइए। इसमें आपको जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का जो सदस्य नहीं है, तो उसमें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वित्तीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष, वित्तीय सेवा विभाग का सचिव, ये तीनों वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य है और वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं है। यहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट को भूल कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है? यानी 2011 का जो जनगणना हुआ था और 2001 में जो जनगणना हुआ था, ये 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी थी? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ई दे रहा है, लेकिन चलते हैं इसको वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। 181 मिलियन बढ़ी थी। हालांकि देश की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की संयुक्त आबादी के बराबर है। उल्लेखनीय है कि पहला ऐसा दशक जिसमें वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये समझिए 181 मिलियन वृद्धि हुई थी, लेकिन 181 मिलियन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई होगा। 181 मिलियन याद रखिएगा, मिलियन। क्वेश्चन नंबर 67 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 68 देखिए, विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्वास मुद्रा, तो ये है चेक, धातु के सिक्के, क्रेडिट कार्ड, मुद्रा नोट नहीं है। विश्वास मुद्रा का उदाहरण चेक को विश्वास मुद्रा कहा जाता है। विस्तार देखिए, विश्वास मुद्रा फिड्यूसरी मनी वह मुद्रा है जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इस प्रकार से चेक क्या हुआ? विश्वास मुद्रा। चेक विश्वास मुद्रा है। धातु के सिक्के और मुद्रा नोट फिएट मनी के उदाहरण है, जबकि क्रेडिट कार्ड वाणिज्य बैंक मुद्रा का उदाहरण है। तो विश्वास मुद्रा यानी कि प्राप्तकर्ता और देयता दोनों के बीच में जो विश्वास बनाती है,
जैसे में चेक एक विश्वास मुद्रा है, लेकिन जो सिक्के हो गए, मुद्रा के धातु हो गए, मुद्रा नोट हो गए, फिएट मनी कहलाती है, फिएट मनी इसको बोलते हैं, फिएट मनी। क्रेडिट कार्ड जो है वाणिज्य मुद्रा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नगद आरक्षित अनुपात को घटाना, रेपो रेट घटाना, सांविधिक चल निधि अनुपात घटाना, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, CRR को बढ़ाना, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका आंसर डी होगा, CRR को बढ़ाना। यहाँ पे समझ लीजिए, जब नगद आरक्षित अनुपात बढ़ा दिया जाएगा तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हुआ? मार्केट में तरलता ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है, एक कारण ये होता है। तो बैंक RBI क्या करेगा? CRR को बढ़ा देगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। यानी कि वाणिज्य बैंक जो मार्केट का पैसा है, वाणिज्य बैंक के पास जो पैसा है वो CRR के तहत ज़्यादा पैसा रखेगा RBI के पास, तो मार्केट से पैसा कम जाएगा। जब मार्केट से पैसा कम जाएगा तो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कारगर साबित होगा। चलिए इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, तरलता को कम करना आवश्यक होता है ना। मुद्रास्फीति जो महंगाई है, महंगाई का कारण क्या है? मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो है, तो तरलता है, तरलता को सोखिए, मतलब तरलता को कम कीजिए, फ्लो ऑफ द मनी को कम करना है। यह निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना, यानी CRR जितना अधिक होगा बैंकों के पास तरलता उतनी ही कम होगी। ठीक है, जो वाणिज्य बैंक है उसके पास पैसा कम जाएगा जब CRR बढ़ेगा, क्योंकि RBI के पास ज़्यादा बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना होगा। और इसके विपरीत होगी, रिजर्व बैंक CRR को बढ़ाता है। CRR को कौन बढ़ाता है? रिजर्व बैंक, जिससे बैंकों के पास उपलब्ध ऋण देने योग्य धन कम जाती है। तो पैसा बैंकों के पास कम जाएगा तो ऋण कम देगा, तो मार्केट में फ्लो जो है तरलता कम जाएगी। आगे देखिए, रेपो दर को बढ़ाना, है ना। रेपो दर को बढ़ा करके भी हम लोग रेपो दर को RBI बढ़ा करके मुद्रास्फीति से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए RBI रेपो दर को बढ़ाता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये दो टर्मिनोलॉजी को आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि यह बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेने हेतु एक निसंक्रामक रूप से कार्य करता है। यह अंततः अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और इस प्रकार मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। तो रेपो दर को बढ़ा करके मुद्रास्फीति से लड़ा जा सकता है। जैसे में रेपो दर कहने का अर्थ हो गया, RBI वाणिज्य बैंक को कहेगी कि आपके पास जो पैसा है वो आप हमें दीजिए, मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो अब जो वाणिज्य बैंक है वो मार्केट में लोन नहीं दे करके, मार्केट में पैसा नहीं लगा करके, ये पैसा कहाँ लगा रही है, कहाँ किसके पास दे रही है? RBI के पास। तो पैसा किधर की ओर फ्लो हो गया? RBI के पास। जब RBI के पास पैसा फ्लो हुआ किस कंडीशन पर? क्योंकि रेपो दर बढ़ा हुआ है, 3-4-5% जो भी है, RBI उसको रेगुलेट करती है। तो यहाँ क्या करेगी? वाणिज्य बैंक अपना पैसा RBI को दे देगी, तो मार्केट से क्या होगा? पैसा कम जाएगा, तो तरलता की कमी आ जाएगी। तो रेपो दर बढ़ा करके भी हम लोग RBI। चलिए आगे देखिए, सांविधिक चल निधि अनुपात बढ़ाना। यदि SLR बढ़ता है तो यह बैंक की ऋण देने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। SLR सांविधिक चल निधि अनुपात, और बाजार से चल निधि को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी SLR को बढ़ा करके भी मुद्रास्फीति, रेपो दर बढ़ा करके, SLR को बढ़ा करके, और यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ा करके मुद्रास्फीति से निपटा जा सकता है। ये RBI रेगुलेट इसको करती है। यदि आप लोग को ये सारा टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके नगद आरक्षित अनुपात इसे भी पढ़ लीजिए, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये पढ़ लीजिए, और उसके बाद सांविधिक चल निधि अनुपात ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू और क्या आंसर होगा, क्यों आंसर होगा, इसके बारे में मैं आपका विवरण देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अभी इतना समय नहीं है कि हर एक टॉपिक को मैं आपको बता दूँ, इसलिए आपका ये टास्क हुआ कि नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सावधिक चल निधि अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, SLR CRR, सारे टॉपिक को आप क्लियर करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होती है। तो ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। वर्ष 1872 से जनगणना हो रही है और वर्ष 2021 की जनगणना होगी। तो ये जो जनगणना होगी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी 2021 में जो जनगणना हो रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में, और 1872 से अभी तक का देखें तो 16वीं बार ये 16वीं जनगणना होगी, चूँकि 15 बार हो चुकी है। 2011 वाला जनगणना 10 वर्ष पर होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे आज़ादी के बाद की 2021 कौन सी जनगणना है, तो ये 8वीं जनगणना है। आज़ाद भारत का ये 8वीं जनगणना है 2021 वाला। और वैसे अगर जनगणना 1872 से शुरू हुई थी और 2021 को देखा जाए तो ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है 71 देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया, इसे 2019 में लॉन्च किया गया, ये सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है, ये भी सही है। इसे असंगठित श्रमिकों की वृद्धि और एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ए। इसका विस्तार देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को प्रधानमंत्री श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। देखिए, श्रम रोजगार मंत्रालय लॉन्च किया है इसे, वहाँ पे सहकारिता मंत्रालय बताया था। इसे फरवरी 2019 में गुजरात के वस्त्रालय में लॉन्च किया गया था। 2019 में गुजरात के वस्त्राल में। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है PMSYM। इसे असंगठित श्रमिकों के वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत पात्र होने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। देख लीजिए, उसे 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु का असंगठित श्रमिक होना चाहिए। उसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। उसके पास IFSC के साथ बचत बैंक खाते, जनधन खाता संख्या के आधार कार्ड होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो संगठित क्षेत्र है EPF, NPS, ESIC का सदस्य में नियुक्त हो और आयकर दाता हो, वह इस योजना के पात्र नहीं होगा। केवल असंगठित क्षेत्र के लिए है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना गुजरात से शुरू किया गया था 2019 में। किस मंत्रालय ने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। सकल मूल्य वर्धित GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, GVA और GDP के बारे में पता होना चाहिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू को ऐड करते हुए GDP को दिखाया जाता है, और ये GDP कुल उत्पादन को दिखाता है देश के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर। और इसमें ये कौन सा समीकरण जो है, कौन सा फार्मूला सही बैठता है GVA और सकल घरेलू उत्पाद पे? देख लीजिए, यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। कुल उत्पादन, वैसे इसका आंसर ही ऑप्शन में आंसर नहीं दे रहा था, यहाँ पर समझिए। कुल उत्पादन मूल्य से मध्यवर्ती खपत का मूल्य घटाकर सकल मूल्य वर्धित GVA निकाला जाता है, और एक व्यक्तिगत निर्माता उद्योग या क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान का एक मापक है। देखिए, GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो GDP में माइनस कर देंगे। GDP में क्या माइनस करना है? तो अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाएगा और सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाएगा, सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। GDP में GDP जो होता है, अगर आप बोलेगा GDP, तो GDP ये माइनस उधर चल जाएगा प्लस, ये सब्सिडी उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि GVA जो है GDP में अप्रत्यक्ष कर को और सब्सिडी घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। जीवीए में क्या करता है, जीवीए में क्या होता है, जीडीपी में से घटा दिया जाता है किसको, अप्रत्यक्ष कर को, और जोड़ा किसको जाता है, सब्सिडी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 73, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है। तो कराधान और ऋण वित्तपोषण व्यय के समान साधन, रिकॉर्डियन कराधान और ऋण वित्तपोषण व्यय के समान साधन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है। 74 देखिए, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्शन, आंसर डी हो गया। बाल मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक है। यदि बाल मृत्यु दर ज़्यादा है इसका मतलब गरीबी सूचकांक को प्रदर्शित करता है। स्कूल में उपस्थिति कम है, स्वच्छता कम है, तो ये सब जो पैमाना बनता है गरीबी सूचकांक को प्रदर्शित करता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन गरीबी सूचकांक को प्रदर्शित नहीं करता है। भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा, भुगतान बैंक। तो नचिकेत मोर समिति के द्वारा भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। याद रखिए, नचिकेत मोर समिति भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश किया। वर्ष 2013 में भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश नचिकेत मोर समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं और भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी बात कही थी। यह एक नए प्रकार के बैंक है जो एक समिति की जमा राशियों को स्वीकार कर सकते हैं। क्षेत्रीय 77 देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का प्रतिशत में स्वामित्व अनुपात। तो 15 और 35 है, क्रमशः 15 और 35। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का प्रतिशत में स्वामित्व अनुपात कितना है, 15 और 35, 15:35। 78 देखिए, विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है। तो MIMIGA का है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका भी है सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का। निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID का नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है किस वर्ष तक, 2020, 30, 2024, 2026 तक, बताइए। सभी के लिए आवास 2022 तक, 2022 तक की बात की गई, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ई। विस्तार देख लीजिए इसका एक बार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इसके दूसरे चरण 2019-20, 21-22 के दौरान शौचालय, बिजली, LPG कनेक्शन जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ आवास पर उपलब्ध कराए जाएंगे, आवास घर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके पहले यहाँ पर भी थोड़ा क्लियर कर लीजिए, जो 78 का था। भारतीय विश्व बैंक समूह के पाँच में से 4 संगठनों का सदस्य है। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA। तो इसमें 4 में भारत सम्मिलित है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, लेकिन ICSID का सदस्य नहीं है। भारतीय निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID का सदस्य नहीं है भारत। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना देगा कि विश्व बैंक के कितने समूह हैं, कितने संगठन हैं विश्व बैंक में, तो 5, जिसमें 4 क्या है, भारत उसका सदस्य है। ICSID का भारत सदस्य नहीं है। वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था,
G20 समूह के द्वारा वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB को अप्रैल 2019 में वित्तीय स्थिरता मंच FSF के अनुक्रमिक रूप से स्थापित किया गया था। पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में राज्य प्रमुखों और G20 सरकारों ने FSB के 25 सितंबर 2009 के मूल चार्टर का समर्थन किया, जिसने FSB के उद्देश्यों और जनादेश और संगठनात्मक ढांचे को स्थापित किया। FSB ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण सुधारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वित्तीय अस्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था G20 समूहों के द्वारा। 81 देख लीजिए, बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है। जो बेरोजगारी दर है बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है, कुल जनसंख्या से निकाला जाता है या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या से निकाला जाता है, श्रमिक वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में निकाला जाता है, 14 से 60 के बीच की आयु की जनसंख्या के रूप में देखा जाता है। बताइए इसका, तो कुल श्रमिक वर्ग की कुल जनसंख्या से, तो 81 का 80 होगा। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात किसका अनुपात है? श्रमिक वर्ग के में कुल जनसंख्या के अनुपात से। ठीक है, तो इसका आंसर श्रमिक वर्ग के कुल जनसंख्या से। ठीक है, 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है? द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुधन सारा प्राथमिक क्षेत्र। तो पेय पदार्थ जो है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है। जूस, पेप्सी, कोको कोला वगैरह जो है ना, सारा पेय पदार्थ है, ये द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है। इसकी उत्पादन की जाती है द्वितीयक क्षेत्र के रूप में। 83 देख लीजिए, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर, दिमाग में बैठा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो वस्तु एवं सेवा कर GST, ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान नहीं। पेंशन एवं छात्रवृत्ति, पेंशन और छात्रवृत्ति जो डायरेक्ट हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, पेंशन एवं भुगतान। तो इसका आंसर B हो गया। 85 देख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा का अंतर। प्रभावी राजस्व घाटा का अंतर, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। प्रभावी राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का राजस्व घाटा। तो आपसे कोई भी पूछेगा प्रभावी राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं, किसका अंतर हो सकता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार ए वाला होगा, जिसमें राजस्व जो घाटा है पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन, पूंजीगत परिसंपत्ति जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, जो पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए, संरचना को बनाने के लिए जो भी अनुदान लिया जाता है, उसके वह अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। चलिए इसका विस्तार से समझते हैं एक बार, यहाँ से क्लियर नहीं हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय, कुल कर और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, कुल कर और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, ये सरकार की कुल आय हो गया, और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर, ये तो सिंपल सा दे दिया यहाँ पे। राजस्व घाटा क्या है? कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए अपने कुल राजस्व व्यय की अधिकता। ठीक है, बजटीय घाटा क्या है? सरकार के राजस्व और पूंजीगत खाते दोनों से प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? ठीक है, ये समझना है आपको। तो प्रभावी राजस्व घाटा को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और राजस्व घाटे के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रभावी राजस्व फिर से देख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा, उधर वाला जो राजस्व घाटा है सारा आसान है, आप यहाँ पे दो टर्म को समझिए, बजटीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा फिर से, प्रभावी राजस्व घाटा को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? पूंजीगत परिसंपत्ति, कैपिटल जो एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स के निर्माण के लिए अनुदान, जो भी अनुदान लिया जाता है, और राजस्व घाटे,
राजस्व घाटे का मतलब समझे कि बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजस्व घाटा देखिए यहाँ पे राजस्व घाटा क्या था, राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए अपने कुल राजस्व व्यय की अधिकता, यानी कि राजस्व प्राप्तियां कम है, टैक्स नॉन टैक्स वगैरह सब कुछ मिला करके, और उसके बाद राजस्व व्यय ज़्यादा, खर्च ज़्यादा है, तो ये राजस्व घाटा हो गया। तो राजस्व घाटा, एक साइड में राजस्व घाटा को रखेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड में देखिए यहाँ पर, दूसरे साइड में आपको पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जो अनुदान लिया जाता है, तो मान के चलिए कि राजस्व घाटे 5 रुपया, ऐसे समझ लीजिए 5 रुपया हो गया राजस्व घाटे, और यहाँ पे पूरी पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जो अनुदान लिया जाता है, अनुदान लिया गया 8 रुपया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 3। ये जो 3 है वो क्या है, प्रभावी राजस्व घाटे। तो 5 क्या है, राजस्व घाटा, 8 क्या है, कैपिटल एसेट्स के निर्माण के लिए अनुदान जो लिया गया है, दोनों के बीच का अंतर प्रभावी राजस्व घाटा। समझ गए होंगे। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ के रखिए। और यहाँ पे कभी भी पूछ सकता है आपको बजटीय घाटा, सरकार के राजस्व और पूंजीगत खाते दोनों में, बजटीय घाटा मतलब क्या हो गया, राजस्व के राजस्व और पूंजीगत खाते दोनों में सभी प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर। बजटीय घाटा मतलब ये समझ लीजिए आप कि सरकार जितना साल में बजट रखती है और बजट जो है वो घाटे में चली गई है, यानी जितना बजट रखी है उससे ज़्यादा खर्चा होने की संभावना है, या फिर ज़्यादा खर्चा हुई है, तो बजटीय घाटा हो गया, सिंपल से। चलिए अब अगला क्वेश्चन 80, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। और एक मिनट, ये जो इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है, जो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि मैं यहाँ पे तो MCQ सेशन में आप लोग का ले रहा हूँ और इसमें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उतने डेप्थ में जाकर हम नहीं बता सकते क्योंकि समय उतना नहीं है अब। और अभी आपका ये 4 सेट, चौथा सेट है, टोटल 15 सेट करवाना है दृष्टि का, फिर उसके बाद आस्था का जो टेस्ट सीरीज है उसको भी यहाँ पे करवाना है, इसलिए समय थोड़ा कम है। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी आप लोग को नहीं समझ में आता है वो टर्मिनोलॉजी को आप साइड में लिख लीजिए, और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद वो सारे टर्मिनोलॉजी को आप गूगल करके सर्च करके खुद से उसको जानने का प्रयास कीजिए। 86 देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, याद रखिए 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके पहले था योजना आयोग, नाम था इसका, नीति आयोग का। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा सूचकांक जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है बहुआयामी गरीबी सूचकांक? इसका विस्तार देख लीजिए, चूंकि वहां पे आंसर ई दे रहा है, समझिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। इसे पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया था। वैश्विक MPI की गणना प्रत्येक सर्वेक्षण वाले घर में 10 मापदंडों पर की जाती है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू संपत्ति जैसे मानक शामिल हैं। MPI की नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वित समिति का गठन किया था। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका ई। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये बिहार में, कुशल युवा प्रोग्राम बिहार में शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? कुशल युवा प्रोग्राम। इसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था युवाओं को। 88, 89 देख लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, NDP, ब्रिक्स द्वारा। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा NDP की स्थापना की गई थी, याद रखिए। 90 देख लीजिए। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? 90 किसको नहीं मिला है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखते रहिए, समझते रहिए।
जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट लीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े आप खुद से टॉपिक को, टर्मिनोलॉजी को सर्च कीजिए, समझिए। ओके बाय, थैंक यू।